हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। डेट है आज की 23 नवंबर। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, दैट टनल यूज्ड बाय जैसे मोहम्मद मिलिटेंट्स फाउंड इन JNK। दिस टनल हैज़ बीन फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, चकबारा पोस्ट इन पाकिस्तान। वहाँ से ये टनल इंडिया के जो है इंटरनेशनल बॉर्डर तक मिली है, सांबा सेक्टर में, जो कि जो 4 जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से आ रहे थे, जिनका एनकाउंटर जो है वो नेग्रोटा में कर दिया गया है। बिकॉज़ जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे जो है लोकल बॉडी के इलेक्शन है, जो जहाँ पे 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पंचायती राज सिस्टम है, वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसके बेसिस पे वो वहाँ पे उस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए आए थे, ऐसा माना जा रहा है। तो उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब फर्स्ट पेज में और दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो केरला है, केरला गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ जो है वो अमेंड किया है। केरला का जो पुलिस एक्ट है 2011, उसको अमेंड करके अगर कोई पर्सन जो है वो डेरोगेटरी पर्सनल कमेंट करता है तो उसके ऊपर जो है 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट और साथ में 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं और जो सिविल लिबर्टी की जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं और सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ ये एक तरह से फ्री स्पीच के ऊपर कर्व है। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है तो जो पर्सन है उसका जो फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच का, आर्टिकल 19(1)(a), वो एक तरह से यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है। हालांकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका बोलना है कि ये जो भी अमेंडमेंट है ये डेफेमेटरी जो सोशल मीडिया पोस्ट है या ऑनलाइन कंटेंट है उसके ऊपर है, और ये जो है रिपोर्टेज जो जर्नलिस्ट जनरली रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल सटायर, कोई पर्टिकुलरली पॉलिटिकल कटाक्ष करता है उसके ऊपर, ओपिनियन के ऊपर या फ्री स्पीच के ऊपर या इम्पार्शियल जर्नलिज्म और कमेंट्री के ऊपर किसी भी तरह का कर्व नहीं किया जाएगा। तो ये इधर पे जो है वो बात की जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड पेज में सिटी की न्यूज़ होती है तो उसमें कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गुड़गांव बैटल्स थर्ड वेव, अब जब लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस तो फैलेगा ही, दिस इज़ कन्फर्म। देन नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे फॉरेन नेशनल अरेस्टेड फॉर स्मगलिंग बियर केन्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन इस पेज में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज एनीवेयर यू आर राइटिंग मेंस आंसर, तब आप उसमें जो है वो कोई पर्टिकुलर आंसर में जहाँ पे आपको लिखना है कि जो सिविल सोसाइटी है या जो लेजिस्लेचर्स हैं उनकी अवेयरनेस से काम कैसे किया जा सकता है, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। न्यू MLA जो है उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है एडिक्शन फ्री सोसाइटी के लिए। उनका कहना है जो अल्कोहल है उसका एडिक्शन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सोशल लीडर्स हैं उन्होंने इनकी जो ये ड्राइव थी, ये कैंपेन था, उसको जो है वो अटेंड किया। तो इस तरह से जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं उनको लोगों को अवेयर करने के लिए जो है वो काम करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। MP गवर्नमेंट प्लानिंग गौमूत्र टैक्स, तो ये गौ माता टैक्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन सबसे पहले अब एडिटोरियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उन इलेक्शंस के लिए। ये सेकंड आर्टिकल वैक्सीन के ऊपर है। वैक्सीन के ऊपर बहुत आर्टिकल आ चुके हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 150 से 250 वर्ड्स तक आंसर राइटिंग होनी है, तो आप एक A4 की सीट लीजिए, डेली जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनमें से कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट कीजिए और उन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख लीजिए। एग्ज़ाम में आपको 150 वर्ड 10 मार्क्स या 250 वर्ड 15 मार्क्स में लिखना है, तो आपको स्वाभाविक सी बात है डेली ये पेज भरने के लिए आर्टिकल डेली प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेली सेम आर्टिकल अगर सेम टॉपिक पे आ रहा है, अगर डाइवर्सिफाइड टॉपिक है देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर सेम टॉपिक पे आर्टिकल अगेन एंड अगेन इट इज़ कमिंग देन नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। फिर ये सेकंड आर्टिकल वैक्सीन के ऊपर है। ये थर्ड आर्टिकल जो है वो पाकिस्तान ने जो हाफिज़ सईद हैं
उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया है, उसके ऊपर बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के, उन्होंने एक कमेंट किया था कि जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी इंडिया, उसकी वजह से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ऐसा उन्होंने जो है वो बोला था। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इंडिया यूएसए की एक जो है वो स्टेट है जॉर्जिया, उसके बारे में बात कर रहा है। और आज है मंडे, तो आज जो एडिटर होते हैं द हिंदू के, वो जो है आंसर देते हैं, तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट आर्टिकल में जो है वो बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है। अब सबसे पहले देख लेते हैं आज का जो कैरिकेचर है, उसमें बात की जा रही है। यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटन वेस्ट बंगाल एंड देन यहाँ पे जो है ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसका जो ये सिंबल है। और नेक्स्ट है ये जो बीजेपी का सिंबल है। और नेक्स्ट यहाँ पे सन दिख रहा होगा आपको, तो ये 100 पे है और यहाँ पे जो है ये लहरें आ रही हैं। ये सिग्निफाई कर रहा है कि 2021 में जो इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में ये एक तरह से बात कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे एक अब न्यू जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो बनना स्टार्ट हो गई है। और लोग जो वहाँ की पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिक्स में अब पार्टिसिपेट भी कर रही हैं आफ्टर जब 5 अगस्त को 2019 को जब आर्टिकल 370 वहाँ से रिवोक कर दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में जो है वो बाइफरकेट कर दिया गया था। तो उसके बाद अब यहाँ पे जो है लोकल बॉडी इलेक्शन जो हैं वो एक तरह से होने वाले हैं और वो एक न्यू पॉलिटिकल डायलॉग यूनियन टेरिटरी में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बात की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि जब अगर वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें वापस से जो स्टेटहुड है उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब जो ये एक्सरसाइज है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है आफ्टर रिवोकिंग जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। जो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 से जम्मू एंड कश्मीर को मिला था उसको जो है रिवोक कर दिया था और उसको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे जो पंचायती राज इलेक्शन है वो होने वाले हैं 8 फेजेज़ में, क्योंकि अब ये एक सेंसिटिव जोन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट इतने छोटे से स्टेट में भी 8 फेजेज़ में पंचायती राज इलेक्शन होने वाले हैं। अब यहाँ पे 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बेसिस पे वो ऑपरेशन में आ रहा है और फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। और अक्टूबर में जो वहाँ का यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पंचायती राज एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया था और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किया था और साथ में 3 टायर जो पंचायती राज स्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश किया था। साथ में जो है 280 जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हैं मेंबर्स हैं उनके भी इलेक्शन है और साथ में 12,000 जो वहाँ पे पंचायत हैं उनकी सीट्स के लिए जो काउंसलर होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनके इलेक्शन हैं। एंड 230 जो अर्बन बॉडी सीट्स हैं जैसे कि नगर पालिका वगैरह, वहाँ के इलेक्शन वहाँ पे होने वाले हैं फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर जो है वो इलेक्शन पीसफुल हो जाते हैं और सभी जो पार्टीज़ हैं और सभी जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो जनरली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, तो वो सबसे अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। इलेक्शन जो हैं वो उनके लिए एक तरह से ये आंसर हैं जो ये बात मानते हैं कि सिर्फ वॉयलेंस ही की वजह से ही वहाँ पे लोग जो अपनी बात है वो कह सकते हैं। बिकॉज़ जम्मू एंड कश्मीर में ये जो बातें हैं वो बिफोर जो 5 अगस्त 2019 के पहले ये बातें बहुत होती रहती थी कि वो जम्मू एंड कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट लीग है वो अपनी बात अलग कहती थी और वहाँ की जो पार्टीज़ हैं वो ऑफिशियल कैपेसिटी में इंडिया के अगेंस्ट जो बातें करते थे। उसके बाद उनके लिए ये बहुत बड़ा आंसर है कि अकेले वॉयलेंस से नहीं, इलेक्शन से भी काम जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अभी जैसे मोहम्मद के जो मिलिटेंट्स थे वो टेरर अटैक जो है प्लान करने की कोशिश कर रहे थे अहेड ऑफ इलेक्शन, तो उनको भी न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया गया है।
अब बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो इलेक्शन जो हैं वो वॉयलेंस फ्री कराए जाएं, जिसमें कि फ्री एंड फेयर तौर पे सारे लोग जो हैं वो अपना 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 पार्टिसिपेशन करें, वोटर्स अपना पार्टिसिपेशन करें, और जो लोग वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिटिक्स है कि वो एक तरह से अपनी एक टफ पॉलिटिकल पोस्चर रखते हैं, साथ में जितने भी अपोनेंट्स हैं उनको एक तरह से जो है वो एंटी नेशनल करार दे देते हैं। तो इसके ऊपर एक तरह से जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो उनके लिए हालांकि इलेक्टोरली यूज़फुल है, मतलब जो लोग हैं वो उससे उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको मानने लगे, बट ये एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए एक काउंटर प्रोडक्टिव है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की गई है कि जो भी ये स्टेटमेंट हैं वो एक तरह से नेशन की जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हैं। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पास जो है दो अपॉर्चुनिटी बस दी गई हैं। वो दो अपॉर्चुनिटी ये हैं कि या तो वो इस्लामिक सेपरेटिज़म जो है वो उनके लिए लॉ फॉर्म कर रहा है, और दूसरा जो है वो dehumanizing submission of their cultural identity to authoritarian अल्ट्रा नेशनलिज्म। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा राइटर का कहना है कि वो अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म करना चाहती है, मतलब अपने मन से वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो राइट्स हैं उनको कर्व करके आर्टिकल 370 को गवर्नमेंट ने रिवोक किया है, ऐसा राइटर का यहाँ पे कहना है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पीपल्स अलायंस ऑफ फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, वहाँ की जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन पार्टीज़ के बीच में जो है वो अलायंस हुआ, जिसमें कांग्रेस भी पहले थी, बट कांग्रेस जो बाद में जब होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है ट्विटर पे तो उसके बाद जो है कांग्रेस वहाँ से जो है इलेक्शन में उस अलायंस से जो है वो बाहर हो जाती है। अब गवर्नमेंट को अगर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है या फिर इस तरह से दिखाना है इसको अपनी सक्सेस की तरह, तो जो वोटर्स का पार्टिसिपेशन है वो अगर बढ़ेगा तो इसकी वजह से ये देख सकते हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है उस जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग आगे आ रहे हैं और उस प्रोसेस को मान रहे हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि प्रेशर एंड पनिशमेंट, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके उसके ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आने की वजह से पाकिस्तान ने जो हाफिज़ सईद है, हाफिज़ सईद है जो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसको इंडिया और पाकिस्तान ने एक्यूज़ माना है कि 2008 में जो मुंबई में जो टेरर अटैक हुए थे जिसमें 160 लोगों की जान गई थी, तो उसको लाहौर एंटी टेररिज्म जो कोर्ट है उसने टेरर फाइनेंसिंग के मामले में 10 ईयर्स के लिए जो है वो जेल में डाल दिया। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है सारा कुछ जो भी हुआ है वो इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर पाकिस्तान ने किया है। हालांकि जो हाफिज़ सईद हैं वो लास्ट जुलाई से ही जेल में हैं, और टेरर फाइनेंसिंग केस में उनको फिर से कन्विक्ट किया गया है फ़ैब में इस साल। तो वो दो सेंटेंस एक साथ, एक 5 और एक हाफ ईयर्स का एक साथ जो उनका चल रहा है, और अभी जो लाहौर का एंटी टेरर कोर्ट है उसने एक और 10 ईयर्स का जो है सेंटेंस दे दिया, वो उसी के साथ कॉन्करेंट रहेगा, मतलब टोटल जो है वो 10 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट रहेगा। ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया और यूएसए ने जो अपना जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला और उस हाफिज़ सईद को जो है यूएन डेजिग्नेटेड जो है टेररिस्ट घोषित किया, तो उसके बेसिस पे पाकिस्तान को जो है वो एक्शन लेना पड़ा। और साथ में जो एलईटी की बात की जाए, लश्कर ए तोयबा, तो वो हाफिज़ सईद ने 1919 में फ़ंड किया था इंडिया में डिस्ट्रप्शन करने के लिए, इंडिया में टेररिस्ट जो हैं उसको भेजने के लिए। अब जब टेरर ग्रुप जो इनका है वो इंटरनेशनल प्रेशर में आया तो उन्होंने उस टेरर ग्रुप को थोड़ा कम कर दिया, और दूसरा जो है जमात उद दावा इस नाम से कि वो चैरिटी करते हैं, एक तरह से जो है दान देने का काम करते हैं, उसके बेसिस पे वो वहाँ के जो यूथ है उसको जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में करने लगे। फिर इंडिया ने इसको भी जो है वो एक तरह से एक्यूज़ किया कि जो ये एलिट्री है लश्कर ए तोयबा उसका ये एक पार्ट है। अब मुंबई टेरर अटैक जब हुए थे उसके बाद भी पाकिस्तान ने हाफिज़ सईद पे कोई एक्शन नहीं लिया, बट जो है जब यूएसए ने डिक्लेयर किया उस पर एक बाउंटी डिक्लेयर किया उसको पकड़ के लाने के ऊपर, और साथ में जो
यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में ये बोला गया कि वो टेररिस्ट के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और साथ में जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने अपने जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन करने की बात की, तब पाकिस्तान ने जो है वो एक्शन लिया। अब यहाँ पे FATF की बात की गई है, तो आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट डेली जितनी भी न्यूज़ आती हैं उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर टॉपिक हैं उसके जो नोट्स होते हैं वो आपको एक ही प्लेस पे मिल सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये है कि आप एक ही बार में सारे के सारे जो नोट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी नोट्स हैं वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हैं। तो आप जो मैं बोल रहा था कि आप A4 शीट पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो उससे अच्छा है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक ही ग्रुप में रहेगी। आप यहाँ से जाके ये जो थ्री आपको जो डॉट दिख रहे हैं, इस 3 डॉट में जाके सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से जो है वो मिल जाएगी, और सारे नोट्स आप हर डेट के यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हैं। तो जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ से वो नोट्स जब आप एक्सेस करेंगे तो बार बार अगर आप एक सेम चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। अब बात कर लेते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके बारे में। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो एक गवर्नमेंटल जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना चाहती है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं, साथ में जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, उसके बेसिस पे इसको 1989 में बनाया गया था। जो G7 समिट हुई थी पेरिस में, उसके बेसिस पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को फाइट करने के लिए। और इसके जो हैं वो 7 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, साथ में जो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल है और यूरोपियन कमीशन है उसके कितने कितने मेंबर हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। 2001 के बाद से जब 9/11 का जो अटैक है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था, उसके बाद इसमें जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसके अंडर डाल दिया गया। इसमें जो है एक लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो उसके बेसिस पे अगर कोई कंट्री जो है वो ब्लैक लिस्ट में चली जाती है तो उसको कोई भी जो है लोन वगैरह नहीं मिलता, साथ ही अदर कंट्रीज़ जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो इसके बेसिस पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो इसके कंप्लायंस को पूरा करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन ना रहे। अब यहाँ पे बात की जा रही थी FATF की, जो कि ग्लोबल डर्टी मनी वॉचडॉग है। मतलब कहीं पे भी अगर टेरर फाइनेंसिंग किसी भी तरह की होती है तो उसको ये देखने का काम करता है। इन्होंने पाकिस्तान से ये अर्ज किया कि पाकिस्तान जो है वो जितने भी इंटरनेशनली टेरर फाइनेंसिंग के जो भी प्लान हैं उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करे। पाकिस्तान ने 2018 में एंड्रोस किया UN लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द कंट्री एंड एनफोर्स अ नेशन वाइड बैन ऑन दैम। पाकिस्तान ने उन सब के ऊपर बैन लगाया इंक्लूडिंग LET एंड JUD। अब FATF की जब मीटिंग होने थी तो पाकिस्तान जो है वो अभी भी उसकी जो है वो ग्रे लिस्ट में है जून 2018 से, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ही और एक्शन लेने की बात की है। और अगर पाकिस्तान एक्शन नहीं लेता है तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। वैसे ही पाकिस्तान जो है वो अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा जो है वो लोन लेके अपना काम चलाता है, तो पाकिस्तान इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जा सके। इसीलिए जो पाकिस्तान ने ये डिसीज़न लिया है, ऐसा कहना है। और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में टेरर फैलाना हो या पाकिस्तान के अंदर टेरर फैलाना हो, उन ग्रुप को जो है थोड़ा बहुत कर्ब करता है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टेररिस्ट हैं, जो टेरर फैलाते हैं, उनके ऊपर कोई कर्ब नहीं करता है। तो ये दो चीज़ें एक साथ जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी कंट्री में जो है वो टेरर ना होने दें और दूसरी कंट्री में टेरर फैलाएं। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी की है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान को भी देखने को मिलेगा। ये बात जो है वो
सही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है उसके बाद से जो इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया का जो मार्केट है वो फॉरेन गुड्स से फ्लडेड हो गया है। साथ में इंडिया में उसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो इस बात को काउंटर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। अब बात की जा रही है कि एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ है, इंडिया जो है एक मेजर कंट्री है जिसमें कि 1995 से 2018 के बीच में एक्सपोर्ट ऑल ओवर जो ग्रोथ है वो 13.4% हुई है। मतलब मान लो फर्स्ट ईयर अगर 1995 में 100 रुपीज़ का कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर 113 रुपीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जो वॉल्यूम है वो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। वो टोटल पूरे जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट है उसका 1.7% ही है, जो कि इवन छोटी सी जो इकोनॉमी है वियतनाम उससे भी कम है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो वियतनाम से भी कम है। हालांकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसकी जो ग्रोथ है वो 13.5% है 1995 से लगातार। और दूसरी चीज़, जब मोदी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी 2014 में, तो उनकी अप्रोच थी स्ट्रॉन्ग रुपी को लेके। मतलब रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो रुपी अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके बेसिस पे वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। हालांकि जो रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो 20% जो है वो अप्रिसिएट हो गया। तो इसके बेसिस पे जो फॉरेन कंपनीज़ हैं या फॉरेन जो गवर्नमेंट हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, वो अगर इंडिया से जो है वो कोई चीज़ अगर इंडिया में कोई चीज़ अगर वो एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको 20% की लीवरेज ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ना कि इसका जो पूरा का पूरा जो वो बोलते हैं ना कि ठीक रहा उसके ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता कि एफटीए एग्रीमेंट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। अगर 20% आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, इसका मतलब है कि अगर रुपी जो डॉलर है वो अगर मान लो 60 रुपीज़ का था तो आज 74 रुपीज़ का हो गया। तो इसमें जो 20% की जो एक डेप्रिसिएट हुआ है, इसकी वजह से आप ये एक तरह से अदर कंट्रीज़ को लिवरेज प्रोवाइड कर रहे हो। वो अगर आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मनी अब मिलेगा। तो इसका ठीकरा आप एफटीए के ऊपर नहीं फोड़ सकते। और दूसरा, जो ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नीति आयोग ने जो स्टडी की है उन्होंने भी बताया है कि इंडिया में जो एक्सपोर्टर हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक के ऊपर। मतलब जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए उनके पास रोड नहीं है या वाटर बेस का नेटवर्क नहीं है या रेल बेस का इतना एफिशिएंट नेटवर्क नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी पोर्ट तक पहुँच सके जहाँ से वो उसको एक्सपोर्ट कर सके। दूसरा, कंप्लियंस, मतलब जो रूल हैं वो बहुत जल्दी ही चेंज होते रहते हैं और जिससे कि एक फिक्स्ड जो रूल हैं वो नहीं है। और साथ में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो अदर कंट्रीज से डबल है। तो इसके बेसिस पे जो मेन कॉज है वो ये है, ना कि जो आप जो गवर्नमेंट जैसा बोलती है कि जो करेंसी है उसका उसका जो एक्सचेंज रेट है उसको कम कर देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। वो तो हुआ नहीं। उल्टा गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लॉजिस्टिक के ऊपर, कंप्लायंस के बीच ऊपर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर वो लेना चाहिए था। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया में लो है अदर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं उनसे, उसके ऊपर इंडिया को इफ़ेक्टिवली एक्शन लेना चाहिए जिससे कि एक्सपोर्ट की जो है वो ग्रोथ बढ़ सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बात की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 1995 से 2018 तक वो 12.1% जो है वो बढ़ी है। जो वर्ल्ड एवरेज है, वर्ल्ड में जब जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो सिर्फ 6% समथिंग है, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 12.1%, वो पूरे वर्ल्ड के एवरेज से भी ज़्यादा है। और वो चाइना और वियतनाम से बस कम है। बाकी अदर कंट्रीज से थर्ड नंबर पे जो है वो इंडिया आता है। जब 2012 के बाद पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ है वो फ्लैट चल रही है, तब भी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 50 कंट्रीज़ में से जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके अंडर में आ रही थी। तो अगर इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 2012 से क्राइसिस में था,
तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? 2012 की पहले की जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी और 2014 के बाद की जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो इसके लिए जो है वो जिम्मेदार है, ना कि जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। अब इंडिया का जो ट्रेड ओपननेस है वो अपने पीक में था, जब उस समय इंडिया में जो है वो हाई ग्रोथ थी, 9.5% जीडीपी ग्रोथ थी 2014 के टाइम पीरियड में। साथ में इंडिया ने जो है वो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए थे। मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी ग्रोथ उसके बाद जब डिक्लाइन हुई है, साथ में जो फेज़ ऑफ करप्शन स्कैंडल्स हैं, सीबीआर जो बैंकिंग क्राइसिस है, डीमोनेटाइजेशन है और जीएसटी का बैड इम्प्लीमेंटेशन है, इसके ऊपर इस बात का जो इफ़ेक्ट है, इस बात का जो कॉज है वो डाला जाना चाहिए कि इंडिया में जो है वो एक्सपोर्ट कम हुआ। इसके ऊपर नहीं कि जो एफटीए एग्रीमेंट है उसकी वजह से जो है इंडिया का जो मार्केट फ्लड हो गया, उसके ऊपर नहीं डाला जाना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बात की जा रही है कि अब गवर्नमेंट जो बात करती है या जो मिनिस्टर ने अभी बोला है कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो ग्लोबलाइजेशन एक अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में कोई भी ऐसा वैक्सीन कैंडिडेट नहीं है जिसके जो फेज़ 3 ट्रायल हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हों और वैक्सीन मार्केट में आ चुकी हो। अगर इंडिया ग्लोबलाइजेशन नहीं करता है तो वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की जिन्होंने अपनी वैक्सीन जो है वो मार्केट में बिल्कुल लॉन्च ही करने वाले हैं। तो अगर इंडिया ग्लोबलाइजेशन की अपना डोर जो है वो बंद कर लेता है तो इंडियंस जो हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे एक ग्रेट एक एग्जांपल दिया है कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे आपको एक तरह से जो है वो बेनिफिट है। साथ में यहाँ पे बात की जा रही है कि प्री 1991 जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लॉन्च की गई थी तो उसके पहले इंडिया के जो प्रोडक्ट थे उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा थी और साथ में जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया थी। लेकिन जब 1991 के बाद जब अदर कंट्रीज से जो क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हुए तो उसके बाद जो है इंडियंस ने भी अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की। तो यहाँ पे ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे बात की जा रही है सीबीआई ने जो कर्नाटका के एक्स मिनिस्टर हैं जब वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर 4000 करोड़ रुपीस का जो उनकी एक कंपनी है मॉनेटरी एडवाइजरी, उसके ऊपर जो है वो केस है। तो आप ये यहाँ पे नोट्स के बेसिस पे सीबीआई यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो सीबीआई के आप देख सकते हैं कब उसको जो है वो फंड किया गया था, उस कौन से एक्ट में उसका जो डायरेक्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है। साथ में उसको अपॉइंट करने की जो कमेटी होती है उसके जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ईडी। ईडी भी आप देख सकते हैं नोट्स से। देन नेक्स्ट यहाँ पे फ्रंटियर हाईवे वाइटल फॉर ट्रूप्स, यहाँ पे बात की जा रही है ये जो द हिंदू और जो प्रेमा खंडू जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में जब बात हुई तो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे जो हाईवे प्रोजेक्ट हैं उनको बहुत ही जल्दी बनाया जाए, बिकॉज जो चाइना है वो अपनी रेलवे लाइन जो इंडिया टिबेट बॉर्डर है ऐसा ऑफिशियल कैपेसिटी में जो ये चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जो इंडिया टिबेट बॉर्डर है वहाँ तक चाइना ने जो है वो रेलवे जो है वो बना ली है। तो इंडिया को भी वहाँ तक हाईवेज़ और रेलवेज़ का जो नेटवर्क है वो बहुत जल्दी तरीके से जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश में जो टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी, जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, साथ में चाइना को भी काउंटर करने में हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये बात की जा रही है कि 132 कंट्रीज़ अटेंड ग्लोबल मीट ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस। अब जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग है या हवाला नेटवर्क है उसके अलावा भी जो अदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, उसके बेसिस पे वो टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्रिमिनल फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 2000 से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 132 कंट्रीज़ के, उन्होंने अटेंड की 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज, जो कि ऑर्गेनाइज़ की गई थी इंटरपोल, यूरोपोल एंड वेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम नवंबर 18-19।
तो अब यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो एक वर्किंग ग्रुप है क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जिसको 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्ट्रेंथनिंग नॉलेज, एक्सपर्टाइज, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू फाइनेंशियल क्राइम्स। जो भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं इंटर बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज़ से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसके ऊपर जो कर्ब करने की बात इसमें की गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर की जो नेवल एक्सरसाइज है वो अभी कंप्लीट हुई है, जिसका नाम है इंडिया थाईलैंड और जो सिंगापुर है उनके बीच में जो सिटमैक्स 20 एक्सरसाइज है वो अंडमान सी में अभी कंक्लूड हुई है। साथ ही जो 27th एडिशन इंडिया सिंगापुर जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है सिम्बेक्स 20, वो शेड्यूल होने वाली है 23 से 25 नवंबर के बीच में अंडमान सी में ही, जिसमें कि जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जो भी मैरीटाइम डोमेन में होने वाला था, 3 जो फ्रेंडली नेशंस हैं इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर, वो अभी कंक्लूड हुआ है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।